अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हम अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल किया करते थे, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जब कौमी असम्बली में खिताब किया तो जाते जाते वो भी ये कह गए चेयरमैन PTI के हवाले से कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और उन्होंने कहा कि आगे भी इंतखाबात आ रहे हैं, हम सबको ये चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बन जाएं, मगर अफसोस है कि अपोजिशन कोई भी सबक सीखने से कासिर है और हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम सियासतदान बने और जमहूरियत को मजबूत करें। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। सजा याफ्ता होने पर वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन इस हवाले से कोई भी फैसला कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद सामने आएगा। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आर्मी चीफ ने एक बार फिर अफगान हुकूमत को याद दहानी करा दी है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और कोई हो नहीं सकता। जो अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं और उनके खिलाफ हम हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। मुज़ाकरात सिर्फ अफगान उबूरी हुकूमत के साथ ही मुमकिन है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। और बिलावल भुट्टो ने आज एक शानदार खिताब किया है। उन्होंने ये कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तो हमें एटलीस्ट मिलकर आना होगा, लेकिन आपको वो वक्त भी याद होगा जब चेयरमैन PTI ने जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे किस तरह मिठाइयाँ तकसीम की थी। बिलावल भुट्टो ने आज उस बात को याद करवा दिया, ये कहकर के व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप भी नाअहल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर जो अब नेशनल असम्बली में होती हैं, काफ़ी मरतबा मैंने देखा है उसको कि बहुत मैच्योर्ड गुफ्तगू करते हैं वो। आज की उनकी गुफ्तगू में भी बहुत सी मैच्योर्ड बातें हैं जिसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि ये क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं हमारे बड़े जो हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे। कल को मैंने और मरियम ने सियासत में खेलना है, यानी सियासत करनी है, तो हमारे पास क्या लेगेसी है, क्या वो हम भी वही कुछ करेंगे जो पिछले 30 साल से होता रहा है। मेरे ख्याल से उनका एक ऐसा सवाल उठाना जिसमें ख़ुद जरदारी साहब और उनकी जो 30 साल सियासत है उस पर भी ज़रब पड़ रही है, और नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्या छोड़ा है जिसकी बुनियाद पर हम आने वाले वक्त में सियासत करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज़रूर ढूंढना चाहिए कि क्या तब्दीली होगी आने वाले इलेक्शन में, जो नई जनरेशन आएगी, जो नए सियासतदान आएंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो पुराने वाली जो लेगेसी है उसी को परसू करेंगे या हालात के तकाजे के मुताबिक नए अप्रोच के साथ इसको डील करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये कि उन्होंने जो मुकाफ़ात अमल के हवाले से जो गुफ्तगू की है कि जो कुछ कल आपने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया था वही कुछ आज आपके साथ हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया था तो उस वक्त भी आपकी जो सियासत थी उसमें एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट था। फिर उसके बाद आपने हुकूमत से निकलने के बाद जो सियासत की है, ख़ास तौर से नाम लिए बगैर उन्होंने 9 मई का हवाला जो है, 9 मई का वो उनका मकसद था और उस तरफ उन्होंने इशारा किया। अगर ये सारी बातें जो है इनको संजीदगी से आप अगर खंगालें तो यकीनी तौर पे बिलावल साहब संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे और फोरम भी उन्होंने ठीक चुना कि नेशनल असम्बली जो अब चंद दिन की मेहमान है, वहाँ जाते जाते एक ऐसी तकरीर की जाए जिससे आने वाले वक्त में जो है वो मतलब है फॉलो भी कर सकें उसको, और जो गलतियाँ माजी के लोगों ने की हैं उससे इज्तनाब भी कर सकें। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर माजी की गलतियों से सीख कर आगे के अपने इकदाम और अपनी पॉलिसीज़ को रिफ्रेम कर लिया जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। मैं चाहती हूँ नवीद चौधरी साहब आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हर सूरत में 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी और जो नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं किए जा रहे, लेकिन उसके अंदर हफीज़ शेख का नाम शामिल है, ये कहा जा रहा है वज़ीर दाखिला की तरफ से। तो आपको क्या लगता है जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कौन होगा? जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुआशी वाले से हैं। अच्छा, गालिब इम्कान यही है कि कुर्रा फ़ाल जो है उसमें किसी न किसी माहिर मईशत का नाम सामने आएगा, और हफीज़ शेख साहब का नाम इसलिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है कि वो बैक वक्त एस्टेब्लिशमेंट और IMF दोनों की चॉइस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर रहे और PTI के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे, ये हम सब के इल्म में है, और सिंध से उनका ताल्लुक़ है, सियासत को भी समझते हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि एक साबिक जज
उनका नाम भी ज़ेर गौर है। बताया नहीं उन्होंने वो कौन साहब हैं, लेकिन वो हमें पता है कि किस तरफ उनका इशारा है। अब जाहिर है बहुत हद तक ये इम्कानात हैं कि कल ही शायद वाज़ेह हो जाए, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे हों तो शायद नाम सामने आ जाए। अब मईशत संभालने के लिए जाहिर है कि एक जो दूसरी किस्त IMF की वो निगरान दौर के दौरान मिलनी है, और इसी दौरान आपने IMF से जो वायदा किया हुआ है उसके तहत बहुत सारे इक़दाम मज़ीद करने हैं। उसके लिए जो सॉवरन गारंटी है वो रियासत को देनी पड़ेगी। रियासत से मुराद एस्टैब्लिशमेंट है और वो इसके लिए तैयार है, ज़ाहिर है ये करना पड़ेगा। और दोस्त ममालिक ने भी ये कह दिया है कि आप अब इस गर्दाब से इस अंदाज में निकलें कि आपकी मुआशी सिमत दुरुस्त हो जाए, बजाय इसके कि कोई आपको $1 अरब दे रहा है, कोई $2 अरब दे रहा है, कोई आपके फ़ौरन रिज़र्व ज़्यादा दिखाने के लिए वैसे डॉलर खा रहा है आपके अकाउंट के अंदर। तो उनके इस तासुर को भी अब ज़ायल होना चाहिए। तो आप जो प्रोग्राम है IMF का पूरा, जिसमें ज़ाहिर है मईशत की ग्रोथ कैसे होगी, जिसमें फिर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेयार क्या होगा, डॉलर का रेट ओपन मार्केट के तहत कैसे तय होगा, ये सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है। सब्सिडीज़ का मामला वो आपने कैसे करना है, किस सेक्टर में किस अंदाज के अंदर आपने इस्लाहात करनी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपने कैसे जाना है, और जो नए इनिशिएटिव आपने लेने हैं जिस तरह हम कर रहे हैं आजकल बहुत सारे, ठीक, इसको आपने किस अंदाज में लेके चलना है। तो गालिब इम्कान यही है कि कोई माहिर मईशत ही वज़ीर आज़म होंगे, और बहुत ही ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो डॉक्टर हफीज़ शेख के हैं। ठीक है नवीद चौधरी साहब, लेकिन जो अभी एक परसेप्शन है वो इसी तरह का सामने आ रहा है कि क्योंकि नई मरदमशुमारी पर इत्तफाक हो गया है तो कहा यह जा रहा है कि हल्का बंदियाँ होंगी तो हो सकता है कि इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार हो जाएं, और इसी के पेश नज़र आम इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवाई गई है। जावेद साहब क्या कहते हैं? देखो मुनीज़ा, बात यह है कि फैसला इलेक्शन कब होने हैं, वक्त पे होने हैं, 6 महीने बाद होने हैं, 2 साल बाद होने हैं, या कब होने हैं, इसका फ़ैसला इन असम्बलियों ने नहीं करना। ये करारदादें सिर्फ नाम की करारदादें हैं, और यही पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का डायलेमा है। आपने बड़ी रीसेंट हिस्ट्री में जो 90 दिन में इलेक्शन होने थे, उन इलेक्शन का हशर देख लिया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपकी वज़ीर कानून, आपके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ये तो कह चुके हैं कि इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकते। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी मरदमशुमारी हुई है उस पर ढके छुपे अल्फाज में कह दिया है कि इलेक्शन कब होने हैं, और इसमें जो लंदन में बैठे मेरे कायदे मोहतरम हैं उनको भी एतराज़ नहीं है, और कौम को भी एतराज़ नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं। तो इसलिए ये गुफ्तगू ही अब मज़ाहका खेज़ बन गई है कि इलेक्शन कब होने, किसी को कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए कि इसमें फैसला इन लोगों ने करना ही नहीं है। ना आइन ने फैसला करना है, ना कानून ने फैसला करना है, ना इन्होंने करना है। जिन्होंने फैसला करना उन्होंने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कब करवाने हैं, कब मकसूद होगा। अगर IMF के साथ हमारी डील ठीक चलती रही तो फिर 6 महीने में हो जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम ना आई, अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर जब IMF या इंटरनेशनली हमारी ज़रूरत होगी तब इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि असल मसला अगले साल में $25 अरब हैं जो पाकिस्तान ने अदा करने हैं। वो ऐसे अदा नहीं होने, वो रिफॉर्म्स के ज़रिए कुछ करके होने हैं, कर्जे लेकर होने हैं। अगर हमें यह गारंटीज हो गई तो फिर चलता जाएगा निज़ाम जब तक चलेगा। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ये जो हमारे सो कॉल जमहूरियत पसंद हैं, इनको अब जमहूरियत का दौरा पड़ना है आने वाले वक्त में, क्योंकि पहले तो खामोशी से इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे ना, तो उस इक़्तिदार में ना उनको अवाम से कोई ताल्लुक़ था, ना आइन से कोई ताल्लुक़ था, ना कानून से, ना जमहूरियत उनकी कोई थी ज़रूरत। अब इनको ज़रूरत आएगी, यही हमारे सियासतदानों का डायलेमा है, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत और आइन पसे पुर्दा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज ही आप देखिएगा आने वाले वक्त में, आप ही का अपोजिशन लीडर ने क्या कहा था कि अगर 2 साल इलेक्शन ना हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है,
जावेद साहब, यानी बात यही है ना कि इंतखाबात को अगर वक्त पर करवाया चाहिए कि तमाम इदारों को मिलकर, जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो पूरी की जाएँ, ताकि इंतखाबात को अपने वक्त पर करवाया जाए, उसको यकीनी बनाया जा सके और रियासती इदारे आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तमाम वो मदद फराहम करें जिसकी उसको ज़रूरत है। अभी हम एक ब्रेक पर चलना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शमशाम बुखारी की ऑडियो लीक है, उस पर बात करेंगे और इमरान खान की नाअहली का मामला भी है, उस पर भी बात होगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सानिहा, 9 मई से मुतल्लिक ये जो ऑडियो लीक सामने आई है, जो ज़ेर बहस है, उसने तहलका मचाया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि शमशाम बुखारी ने कई ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं। वो ये कहते हैं कि कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया 3 दिन पहले, जिसमें ये तय किया गया कि कौन कौन से वो गिरोह होंगे जो मिलिट्री पर अटैक करेंगे और कौन से वो होंगे जो सिविलियंस पर अटैक करेंगे। तो इस तरह जिस तरह से भी उसे स्ट्रैटेजी उसकी मुरतब की गई, वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और ऐसा देखते हुए मैं चाहूँगी कि अब आप मुझे बताएं नवीद चौधरी साहब कि पार्टी के अंदर से गवाहियां आने लग चुकी हैं, होने क्या जा रहा है? 9 मई का वाकया मनसूबाबंदी के तहत ही हुआ था। आपने देखा है कि अब जब गिरफ्तारी हुई है तो चिड़िया ने पर नहीं मारा, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मनसूबाबंदी थी और टारगेट जो थे वो तय कर लिए गए थे। उसमें जो नाम आज शमशाम बुखारी साहब की ऑडियो में सामने आए, ये बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे नाम हैं। जो बात शमशाम बुखारी साहब ने की है, इसकी ये तौसीक है बुनियादी तौर पर। परवेज़ खटक साहब ने भी परसों बताया है कि ये सारा जो मामला था आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमले का, ये तय किया गया था और उस हवाले से तैयारी इस अंदाज में की गई थी। जो बात आपने कही है कि कुछ ग्रुप ऐसे थे जो सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करेंगे, ये इंप्रेशन दिया जाना था, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वायलेंट होंगे और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर चले जाएंगे। उनको भी बता दिया गया था कि आपने क्या करना है। कासिम सूरी इसमें पेश थे, मुराद सईद इसमें थे, शहरियार अफरीदी थे। उनकी तो ऑडियो आपने वीडियो बल्कि देख ली हुई है जिसमें कह रहे हैं GHQ चले। तो ये मामला जो था, इसीलिए रियासत की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन है। अदरवाइज़ भी आता, लेकिन चूँकि सारे मनसूबे पकड़े गए और हमें तो ये भी बताया गया है, हमें इंतज़ार ही है कि किस वक्त वो शवाहिद सामने आएंगे कि इस हवाले से भी ऑडियो वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कहाँ क्या तैयारी की जा रही है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। शहबाज गिल, मफरूर शहबाज गिल, जो अमेरिका में बैठ के अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी पोस्टें डाल रहे हैं, वो उनका एक सैटेलाइट फ़ोन पकड़ा गया है। वो जो पकड़ा गया था वो तो उसमें जो सर्विंग अफसर हैं कुछ उनके साथ भी उनका राब्ते थे और कुछ फैमिलीज़ जो हैं एस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ भी राब्ते थे। तो ये बड़ी देर से एक प्लान बन रहा था कैसे करना। पहले फ़ौज में कू कराने की कोशिश की गई, वो थी इस अंदाज में कि सॉफ्ट को हो जाए, जिसमें वो ज़ाहिर है पूरा का पूरा प्लान था। लेकिन अफसोस के शहबाज गिल को भी बेल दे दी गई। वो पर्ची भी पकड़ी गई जिसमें कहा गया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ खड़े हो जाएं। उसके बाद बाजवा साहब भी रुखसत हो गए, लेकिन ये प्लान नहीं रुका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टारगेट इदारा है। टारगेट सिर्फ जनरल कमरजावेद बाजवा या कोई और साहब नहीं थे या मौजूदा आर्मी चीफ नहीं है, टारगेट इदारा है। सही। और ताकि आर्मी चीफ को इस अंदाज में हिट किया जाता कि पूरी फ़ौज के अंदर एक खुदा न खास्ता गैर यकीनी पैदा हो जाती और उसके नतीजे में पूरा इदारा हिल के रह जाता था। तो ये बड़े मज़मूम मकासद थे। तो ये जो उन्होंने तौसीक की है, सिर्फ तौसीक ही कहेंगे इसको आप, ये हमारे सामने है। अब शवाहद आएंगे और उसके बाद मामला आगे चलेगा। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब आप ये भी तो देखें, अब की बार जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो फिर इस तरह का हमें कहीं भी प्रोटेस्ट देखने में नहीं आया। यानी कि एक मैसेज जो दिया गया है, जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो इतनी असरअंदाज थी कि दोबारा किसी ने इस तरह की अहमकाना हरकत करने की जरूरत भी नहीं की और इसका तसव्वुर भी अब नहीं किया जा सकता। बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम देख रहे हैं चेयरमैन PTI इस वक्त हवालात में मौजूद हैं और उनके ऊपर एक नाअहली की तलवार भी लटक रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मज़ाहमत करने वाले थे वो मुफाहमत कर सकेंगे या फिर उनकी इस गिरफ्तारी से असरात क्या मुरतब होंगे? पहली बात तो ये है कि इसके बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं उनके यहाँ अब खान साहब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। वो उनके साथ न सिर्फ ये कि बेपनाह कोशिशों के बावजूद वो मुज़ाकरात बातचीत करने पर आमादा नहीं हुए, आखिरी जो दरख्वास्त थी खान साहब की कि मुझसे एक दफ़ा मिल लें, वो भी उन्होंने ओबलाइज नहीं किया और मुलाकात नहीं हुई। तो ये समझना या ये तवक्को रखना कि शायद फ़ौज के साथ और फ़ौज की क़यादत के साथ किसी वक्त खान साहब की रिकन्सिलेशन हो जाएगी, उसके इम्कानात इसलिए नहीं हैं
कि जो तजर्बा किया था इन्होंने हाइब्रिड सिस्टम लाने के साथ, उसके बाद जो कुछ फ़ौज की गत बनाई है इन्होंने, या गत बनी है, चाहे वो खान साहब की तकरीरों के हवाले से है जिसमें उन्होंने उनको गद्दार कहा, जिसमें उन्होंने उनको मीर जाफ़र मीर सादिक कहा, हत्ता के पूरे अदारे को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया, तो उसके बाद मेरा ख्याल है वहाँ से तो उनको पजीराई मिलने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सारी साजिश अब मुनकशफ हो रही है, या हमारे सामने जिसके यानी बुनियादी अनासर जो हैं वो हमारे सामने एक्सपोज हो रहे हैं, वो था एक प्लान फॉर सिविल एंड मिलिट्री म्यूटनी का। वो कामयाब नहीं हुआ, बावजूद एक तो ये कि फ़ौज की क़यादत की मेजॉरिटी जो है वो एक पेज पर थी, सिर्फ वो चंद जनरल्स या चंद जो जूनियर रैंक्स के लोग थे उनकी हमदर्दियाँ खान साहब के साथ थीं। और पाकिस्तान की आर्मी की तारीख़ ये है कि इसके अंदर म्यूटनी की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग भी वो सिंधर्स्ट का जो स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, उसकी यानी सिलेबस कह लीजिए या उसकी रवायात के मुताबिक होती है, और वहाँ सेगमेंटेड होती है लीडरशिप आर्मी की, लिहाजा वहाँ म्यूटनी की कोई गुंजाइश नहीं होती। और पाकिस्तान में भी इसकी कोशिशें एक दो दफ़ा ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसकी कामयाबी के चांसेस ज़ीरो होते हैं। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो ये ऑडियो और वीडियो लीक के ज़रिए इसका रिवाज भी जो है, इसका क्रेडिट भी मेरे ख्याल से आपको PTI को देना पड़ेगा, क्योंकि अरशद मलिक की वीडियो अगर किसी को याद हो, और उसके बाद तैयबा बेगम की जो चेयरमैन सेनेट के दफ्तर की वीडियोस थी, ये किन्होंने बनाई थी, किन्होंने इसको यानी इससे बेनिफिट लिया था, वहाँ से ये रिवाज पड़ा है जो अब चल के इस हद तक पहुँच गया है कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती है। मेरे ख्याल से सियासतदानों के लिए भी और तमाम दीगर लोगों के लिए भी, मीडिया के लिए भी, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज़ सीक्रेट नाउ। इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन मैं आई जस्ट सम इट अप बाय सेइंग दिस कि एविडेंस इररिफ्यूटेबल है। ठीक है, ये नहीं कह सकते आप कि ये किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है, क्योंकि ख़ुद करैक्टर अपनी अपनी ज़बानों से बोल रहे हैं। संसाम बुखारी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जब मैंने देखा कि इनका प्लान ये है कि फ़ौज के ऊपर हमला करना है, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा भाग लिया। और साथ ही वो कहते हैं कि वो भी अक्लमंद था, शफकत महमूद जिसका नाम है, उसने भी गाड़ी स्टार्ट की और कहा मैं तो बीमार हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि ये प्लान इतना खौफनाक था कि ख़ुद इसके हार्ड कोर के लोग जो थे वो भी इससे फरार इख्तियार कर गए। सही, उन्होंने भी ये चाहा कि हम क्यों अपने इसके अंदर हाथ गंदे करें, और ये एक बेहतरीन फ़ैसला भी था, लेकिन जिन्होंने इसके अंदर जो शामिल हो गए उन्होंने अपने लिए मुसीबतें खुद ही पैदा कर लीं। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो इलेक्शन कमीशन अब ये फ़ैसला कर रहा है या इस पर गौर किया जा रहा है कि क्योंकि सज़ा याफ्ता हैं चेयरमैन PTI, तो वो अपनी पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, तो कल क्या होने जा रहा है और उसके बाद उसके असरात क्या मुरतब होंगे, आप क्या देख रहे हैं? देखो, बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त, उसका वोटर खामोश है, और उसकी खामोशी की वजह सिर्फ यही है कि वो कुसून से डरते हैं, और कुसून का डर खौफ इतना पिछले 90 दिनों में आया है कि अब वो खुल के इजहार भी नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता एक रास्ता था इलेक्शन का, वो एक छोटा सा इलेक्शन पेशावर में हुआ, तो वो जो मेरा ख्याल है कि किताब जीती थी पिछला का आज से 2 साल पहले, जो उसका हशर नशर हुआ है, वो एक बिल्कुल क्लियर सिग्नल है तमाम पाकिस्तान के लिए कि तहरीक इंसाफ आज कहाँ खड़ी है और जो सोचने वाले लोग कहाँ खड़े हैं। हम जितनी मर्ज़ी गुफ्तगू कर लें कि शमशाम बुखारी ने यह कह दिया, मैं तो बड़ी सिंपल सी एक ही बात करता हूँ, ये शमशाम बुखारी साहब हों या शफकत महमूद साहब हों या इस तरह के जितने भी लीडर्स हैं, ये कहाँ से घूम फिर के आते हैं? अगर जहाँ से ये घूम फिर कर आते हैं तो 9 मई या 8 मई या 7 मई या 5 मई या 6 मई को ये जो म्यूटनी का ढंडोरा पीटा जा रहा है, या आज ऑडियोज आ रही हैं अचानक 90 दिन बाद फिर, तो उस वक्त इनको कोई ख्याल नहीं आया पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का? सर, किसी को जल्दी हिदायत आ जाती है, हिदायत उनको क्यों आती है 9 महीने बाद? सबसे पहले तो जो लोगों को पता था इस बात का कि ये प्लानिंग हो रही है, उनको पकड़ के अंदर करना चाहिए। हदायत नहीं आती बात ठीक है, बात ये है अपने अदारे के बारे में बात करते हुए हदायत नहीं है, तो किसी को कैसे क्या हदायत? फौज इतनी ना कमजोर है और ना ही इतनी उनके पास रिसोर्सेज की कमी है या इंफॉर्मेशन की कमी है
कि उनको यह भी ना पता हो कि कौन म्यूटनी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और वो इंतजार करे कि पहले म्यूटनी हो जाए। खुदा का खौफ खाएं ये सियासी लीडर और मेरा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा है कि म्यूटनी का खतरा था, म्यूटनी हुई है। तो 90 दिन में आपने अभी तक किस पे म्यूटनी का चार्ज लगाया है? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? बात करें, देखें कि मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। आपकी सियासत तो दफन हो चुकी थी। आप एक पार्टी को दफन करते करते आपने अपन पाकिस्तान को भी डबो दिया, पाकिस्तान की मीशत को भी डबो दिया और अपनी सियासत को भी डबो दिया। आपको तो उस बात पे शर्म आनी चाहिए कि कल 40 लोग एक्सीडेंट में फौत हुए बेचारे, उनके घरों में मातम बिछा है और आप डांस कर रहे हो इलेक्शन जलसे में। और यार अल्लाह का खौफ खाओ आप। ये आपको पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कौम से हमदर्दी है। ये तो बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, इसलिए कि जो वो लाशें पड़ी हुई थी, आपको याद है बलूचिस्तान में हजारा वालों की? जी जी। तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल गलत हुआ का प्राइम मिनिस्टर कहता था मैं ब्लैकमेल, बिल्कुल गलत किया प्राइम बात करने से पहले सोच तो लिया करें यार, कोई प्रेसिडेंट तो फिर सारा ही ऐसे है ना, इनमें से कोई भी दूध से धुला नहीं है। आप ये बात करें, किसी एक पार्टी को पाकिस्तान की तबाही का मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जो लोग 40-40 साल से इस मुल्क में हुक्मरान है, उन्होंने पाकिस्तान को लेकिन अब तो जब तलवे चाट रहे होता में आने के लिए गवाहियां पार्टी के अंदर से सामने आ रही हैं। अब तो पार्टी के अंदर से गवाहियां सामने आ रही हैं। खान साहब या हमारा मेज बजाते हैं, ये मेज बजाने से होता कुछ नहीं। लेकिन देखिए, अब तो अगर पार्टी के अंदर से ही गवाहियां सामने आ रही हैं तो फिर तो अपने ही लोग बता रहे हैं कि करने वालों ने क्या किया। लेकिन अब हमें एक चीज जो क्लियर हो चुकी है वो ये कि जो भी रियासत के खिलाफ आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बात आज आर्मी चीफ की तरफ से एक बार फिर से रिपीट कर दी गई है। और इस बार उन्होंने जो टारगेट है वो किया है अफगानिस्तान को और अफगान हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि एहसान को भुलाना नहीं चाहिए, एहसान को याद रखना चाहिए। वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे, आप साथ रहिए। आर्मी चीफ ने खिताब किया है। आर्मी चीफ कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के जो हैं वो सबूत सामने आए हैं और ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है। और हम पाकिस्तान में हर सूरत में अमन को कायम करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं कि ये एक वार्निंग दी गई है, आप इसे वार्निंग समझ लें, या जिस तरह ऑपरेशन ज़रबे अज़्ज़ किया गया था उस तरह क्या एक और ऑपरेशन अब शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अब क्लैरिटी में जा रहा है। पहले आपको याद होगा आर्मी चीफ ने अफ़गान हुकूमत को डायरेक्ट मुखातब होकर कहा था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आप इस पे एक्शन लें वरना पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा। आज हमने फिर बात अपनी दोहराई कि एहसान का बदला क्या एहसान से दिया जाता है या जिस तरीके से आप दे रहे हैं उस तरह दिया जाता है। सो ये दो बड़ी क्लियर बातें की है उन्होंने और ये बात इस चीज़ की क्लैरिटी की तरफ जा रहा है कि भाई आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अगर आपने काबू ना किया तो फिर हमें मजबूरन काबू करना पड़ेगा, चाहे हमें अंदर जाना पड़े, चाहे हमारे जो अपने इलाकों में ये लोग आकर एक्शन करते हैं या उनके सिंपथाइज़र हैं या उनके स्लीपर सेल्स हैं, हम उनको इनकाउंटर करेंगे। और इस तरह आर्मी चीफ ने जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात की है, जो वार्निंग दी है उन लोगों को जो चाहे अफ़गानिस्तान के हैं चाहे दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी कौम इकट्ठे हैं और मुकाबला करना जानते हैं और हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान के अमन को पाकिस्तान के इलाकों में आके डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी तो उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान बात करेगा, मुज़ाकरात कर सकता है। जो एक पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड था, याद होगा हमने अफ़गान पॉलिसी के हवाले से TTP के हवाले से बात की थी कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान के कानून का एहतराम करेंगे, जो लोग पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, जो लोग हथियार फेंकेंगे, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन जो लोग इस पे नहीं आते तो फिर पाकिस्तान को पता उनके साथ कैसे हैंडल करना है। हमने माजी में भी करके देखा है।
हमें पता है कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना, वो किया जा सकता है। हमारे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लेकर पाकिस्तान की आवाम को यकजा होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने नेशनल एक्शन प्लान पे काम किया था, बुनियादी तौर पे तमाम को मिल के उसी लाइन पे काम करना पड़ेगा। और उसका भी उन्होंने अंदिया दिया कि बलूचिस्तान की हुकूमत है, चाहे KPK की हुकूमत है, और जो उन एरियाज़ के लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। उसका मकसद क्या होता है कि जब हम उधर रफ़ाए आमा के डेवलपमेंट के काम करते हैं तो वो लोग और स्टेट की जो बाइंडिंग है वो और मजबूत होती है। तो वो उन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी, और मेरा ख्याल है कि जो लोगों को समझना चाहिए उनको खुलेआम अब पैगाम भी मिल गया। ठीक है, आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि अगर ये अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के आइन को भी मानना होगा, कानून को भी तस्लीम करना होगा। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप ये देखें, मैं तो शायद ये कहूँ कि ये लोग शायद मासूम हैं कि इनकी ब्रेन वॉशिंग इतनी आराम से हो जाती है, इतनी आसानी से हो जाती है कि अगर पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्द हमले होते हैं तो उसमें भी इनके मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हुए हैं। और जो हमने देखा कि जब 9 मई का जो सानहा पेश आया उसमें भी कई अफगान महाजरीन, मासूम मैं कह सकती हूँ, जो इसमें मुलव्वस थे, तो वो भी इसमें पाए गए हैं। तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई तो करना होगी ना, या तो फिर इन्हें कहीं पर रिफ्रेन करना होगा कि ये अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें और हमारी रियासत के लिए एक ख़तरा ना बन जाए। देखिए, ये रियासत के लिए ख़तरा तो बन चुके हैं। आर्मी चीफ का जो आज का खिताब है ये माजी से बरक्स है, या यूँ कह लें कि इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि ये जो इम्प्रेशन है कि अफ़गान सरज़मीन पर कुछ ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं जो अफ़गान तालिबान के साथ दोस्त बनकर, हम कदम बनकर जो उनका जहाद था उसमें हिस्सा लेती रहीं अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कोई भी वाक़या हुआ तो हमने मुज़ाकरात किसी तंजीम से नहीं करने। ये जो अफ़गान तालिबान हुकूमत ने हमें सरकारी तौर पर यह कहा है कि आप मुख्तलिफ़ ग्रुपों से मुज़ाकरात कर लें, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वाक़या ऐसा रोनमा हुआ टेररिज्म का मज़ीद, जो कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, तो मुज़ाकरात आपके और हमारे होंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब अफ़गान तालिबान हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान ये आमने सामने हैं, इन्हीं के दरमियान बात हो गई। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल। हाँ जी। एक ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि आर्मी चीफ ने ये बताया है कि जो अफ़गान महाजरीन यहाँ हैं वो कानून के मुताबिक रहें। अब कानून के मुताबिक अगर वो नहीं रह रहे तो इसमें हमारी भी एक प्रॉब्लम तो है ना। उन्हें यूज़ किया गया है, जिसे आप मासूमियत कह रही हैं वो इस्तेमाल है। जो पहले रह रहे हैं 79 से आए हुए हैं ना जी, जो पहले रह रहे हैं उनके भी मसाइल हैं, जो बाद में आ गए हैं वो ज़्यादा संगीन मसाइल हैं। 40,000 लोग बाद में आ गए जिनमें 6,000 एक्टिव जंगजू हैं। जंगजू तो किसी मुल्क में 1,000 घुस जाएँ, अच्छा उनमें से सिर्फ अगर खुदा न खास्ता, मुझे इतला नहीं है इतनी, उनमें से अगर 500 खुदकुश बमबार हों तो पूरे मुल्क का मुँह तो दाव पे लग गया। सही। तो ये मुझे लग रहा है कि हम एक बड़े सख्त ऑपरेशन की जाना बढ़ रहे हैं, उसके साथ चारा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है आज के दिन तक, मुझे नहीं पता वादे पर कायम रहते हैं कि नहीं रहते, अफ़गान वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब मुजाहिद, जिनकी बहुत अहमियत है वहाँ, मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान की फ़ौज से खिताब किया है, फ़ौज से, और सुप्रीम लीडर मौलवी हब्बतुल्लाह साहब का पैगाम पहुँचाया है कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर जो आदमी भी लड़ाई में हिस्सा लेगा, सरकारी या गैर सरकारी, अच्छा, वो जहाद नहीं है, वो लड़ाई है, वो फसाद है, ठीक है, और उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे सब लोग बात और उसकी लायबिलिटी भी नहीं लेंगे। जी नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं लेंगे। तो साहब आपकी बात से मैं ये बात सोच रही हूँ, और मैं चाहूँगी बुखारी साहब आप मुझे बताएं कि तो फिर हम इस तरह क्यों नहीं करते कि जो लोग हमारे मुल्क में अफ़गान महाजरीन क़याम पज़ीर हैं उन्हें वापस भेजने के ऊपर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए, कोई प्लान बनाया जाए। हम इस तरफ क्यों नहीं आते? मेरे ख्याल से आपका बहुत रेलेवेंट सवाल है, इसलिए कि आज आर्मी चीफ ने इसके ऊपर भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि अफ़गान महाजरीन को अगर यहाँ रहना है तो पाकिस्तान के कवानीन के तहत रहना होगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो छुपा हुआ इशारा है वो ये है कि अगर उनको पाकिस्तान के कवानीन के तहत नहीं रहना है तो फिर उनको यहाँ रहने की गुंजाइश नहीं है। अब चूँकि अफ़गानों के नज़दीक वहाँ अमन कायम हो चुका है, लिहाजा एक तो इनको चाहिए कि इज़्ज़तदार तरीके से अपने वतन वापस चले जाएँ, चूँकि वहाँ तो अमन है अब। और अगर वहाँ की हुकूमत समझती है कि नहीं ये तकरीब कार है तो भाई कैंप अपने सरजमीन पे बना लेना, हमारी जान तो छोड़ दें। हम तो पिछले 40-45 साल से मेज़बानी कर करके तंग आ चुके हैं भाई। हमारे मुआशरे में क्या क्या इल्लतें आई इसके बाद से, क्लाशनकोव कल्चर आया, नारकोटिक कल्चर आया, तकरीब कारी आई, दहशत गर्दी आई, अलहदगी पसंदी आई, नेम द ईवल जो इनकी वजह से नहीं आया है।
तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से उनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ठीक थी। दूसरा ये कि ये कहना कि अब दहशत गर्दी के सामने हम सर तस्लीम नहीं करेंगे हम, बल्कि दहशत गर्दों को हथियार फेंकने होंगे और कानून के ताबे करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसी रियासत है जिसका अब कुछ यानी जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से उनके 2-3 हवाले जो हैं, एक ये कि दूसरी रियासत है पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बनी, पहली रियासत मदीना और दूसरी पाकिस्तान, इसलिए भी इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं। ये कन्विक्शन की बात है कि एक जो सिपा सलार है वो किस कमिटमेंट से बोल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे ख्याल से एंगेज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जो हुकूमत पाकिस्तान को तस्लीम करें, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें। आखिरी हवाला दे दूँ कि जो पाकिस्तान की रियासत और मिलिट्री क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम हुए थे TTP के साथ, वो इसीलिए हुए थे कि वो ना हथियार फेंकने पर आमादा थे और ना पाकिस्तान के आइन को मानने के लिए तैयार थे। आप मुझे बताएं कि ऐसे जत्थों के साथ, वो ठीक कहते हैं ना आर्मी चीफ के, जत्थों और ग्रोहों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, अफ़गान हुकूमत के साथ होंगे। और अफ़गान हुकूमत के साथ किन टर्म्स पर होंगे वो यही है कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें, जो दोहा मुआहदे की एक बहुत कड़ी शर्त थी। और अगर ये नहीं होता तो रिजॉल्व है आर्मी चीफ की गुफ्तगू में कि फिर हम इनसे निपटें। बुखारी साहब, मुझे तो ये भी याद पड़ता है कि 9/11 के बाद से किस तरह हम मुल्क में अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिशें की। हमारी पाक अफवाज के कई बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। फिर उसके बाद APS होता है और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाता है। हमारी कौम ये अहद करती है, हमारी अफवाज पाकिस्तान ये अहद करती है कि मुल्क में अमन को बरकरार रखा जाएगा, अमन को कायम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद TTP से मुज़ाकरात होते हैं और एक बार फिर से हम उन लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं, वो आते हैं और जिस तरह हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके मुल्क में अमन को कायम किया होता है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। लेकिन अब अगर हमने ये अहद कर लिया है तो मैं ये उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि हम इसके ऊपर कायम रहेंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाएंगे ताकि दायमी अमन को हम पाकिस्तान में कायम कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बान।